नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार चिराग पासवान के बोल बदल क्यों रहे। चिराग पासवान जो कि काफी ट्रस्टेड एलाय एनडीए के माने जाते हैं और इन दिनों उनकी नजदीकी नीतीश कुमार के साथ जोरदार तरीके से देखी गई। आपको याद होगा कि हाल के दिनों में चिराग पासवान के पार्टी ऑफिस में, मतलब एलजेपीआर के पार्टी ऑफिस में नीतीश कुमार समय से पहले पहुंच गए। चिराग मौजूद नहीं थे, लेकिन नीतीश पहुंच गए अमले जमले के साथ और चिराग पासवान लगातार उनके पास जाते रहते हैं। लेकिन बीपीएससी री एग्जाम को लेकर के चिराग पासवान ने अलग बयान दे दिया है। चिराग पासवान ने वो बयान दिया है जिसको लेकर के मुझे नहीं लगता कि जेडीयू कभी हां भर सकती है, क्योंकि जेडीयू ने बार बार कहा है कि बीपीएससी एग्जाम में कहीं धांधली होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे में प्रशांत किशोर जो लंबे समय तक अनशन पर थे और उसके बाद उन्होंने गंगा में डुबकी लगाने के बाद अनशन तो तोड़ दिया। प्रशांत किशोर का स्टाइल महात्मा गांधी वाला था। यह बात और है कि उनको लेकर के बहुत सारे लोग कहते हैं कि धरना, प्रदर्शन, अनशन महात्मा गांधी की तरह करते हैं, लेकिन शराबबंदी के पैरोकार हैं। माफ करिएगा, शराबबंदी के विरोधी हैं। ऐसे में गंभीर सवाल उठता है कि चिराग पासवान के बयान क्यों बदल रहे हैं। एक तरफ दिलीप जायसवाल कहते हैं एनडीए में सब कुछ ठीक है, सीट बंटवारा हो चुका है, सब तय है, तो दूसरी तरफ जीतन राम मांझी, चिराग पासवान के सुर बदल क्यों रहे हैं। जीतन राम मांझी 40 की जगह 20 मांगते हैं, चिराग पासवान बीपीएससी के री एग्जाम की डिमांड करते हैं। तो आखिरकार यह चल क्या रहा है? क्या समझा जाए कि चिराग पासवान कहीं प्रशांत किशोर की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं? क्या समझा जाए चिराग एनडीए में खुश नहीं है? क्या समझा जाए कि सीटों की दावेदारी को लेकर के चिराग दबाव बढ़ा रहे हैं? क्या समझा जाए कि विद्यार्थियों की लोकप्रियता हासिल करने के लिए चिराग सरकार में रहकर भी अलग राह पलट रहे हैं? क्योंकि आपको याद होगा कि कोटा विद इन कोटा के मसले पर भी चिराग पासवान का रुख और सुर बिल्कुल एनडीए के खिलाफ था। तो क्या कुछ सोच रहे हैं चिराग, इस पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा में शिरकत होंगे कई मेहमान। हमारे साथ स्टूडियो में भी सुदीप प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम आपको सारी पहलू पर जानकारी देंगे। लेकिन आइए पहले आपको सुनाते हैं चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद शुरू करेंगे चर्चा। देखिए, हर किसी के अपनी अपनी बातें रखने का तरीका होता है। बिना प्रशांत जी ने क्या किया और क्यों किया और क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, बिना उस पर टिप्पणी किए हुए जिस मुद्दे को लेकर वो अनशन पर थे, उस मुद्दे से ज़रूर मैं भी सहमति रखता हूँ। बीपीएससी के छात्रों के साथ कोई अन्याय ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी बिहार सरकार की है। जिस तरीके से बीपीएससी के द्वारा री एग्ज़ामिनेशन कराया गया और वो भी कुछ छात्रों का ही, ये गलत है। दो एग्ज़ामिनेशन में कहीं ना कहीं किसी को अनड्यू एडवांटेज मिलता है और ये गलत परंपरा की शुरुआत होगी अगर इस तरीके से सिर्फ एक बैच को अलग से री एग्ज़ामिनेशन करा दिया जाए और बाकियों को पुराने एग्ज़ाम के आधार पर ही उनकी मार्किंग की जाए। ये गलत है। ऐसे में गठबंधन के भीतर भी मैंने मुख्यमंत्री जी के समक्ष कई बार इस विषय को रखा है। मैं ये मानता हूं कि किसी छात्र के साथ कोई अन्याय ना हो, इसके लिए हम लोग की सरकार ज़रूर प्रयास करेगी। आप मानते हैं कि धांधली हुई परीक्षा में? सर, ज़रूर हुई है धांधली। अगर नहीं हुई होती तो री एग्ज़ामिनेशन क्यों होता? और जिस सेंटर का री एग्ज़ामिनेशन हुआ है उसको फर्दर बाइफर्केट करके 22 अलग अलग सेंटर्स में किया गया। इन अ वे अगर देखा जाए तो इसका मतलब 22 सेंटर्स में कहीं ना कहीं धांधली हुई है। मेरे खुद के परिवार के बच्चों ने इसमें एग्ज़ाम दिया है, वो बताते हैं कि क्वेश्चन पेपर लेट मिला। कई जगह तो जितने छात्र थे उतनी क्वेश्चन पेपर भी नहीं थे, उतनी शीट्स भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, उसको बाद में प्रिंट करके मंगवाया गया। ये बात क्लियरली गाइडलाइंस में मेंशन है कि अगर कोई पेपर लीक होता है सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर पहले आ जाता है जब तक एग्ज़ामिनेशन चल रहा है, तो उसको रद्द किया जाना चाहिए। और जो कि हुआ है, जब तक एग्ज़ाम चल रहा था उससे पहले ही एक्स अकाउंट के ऊपर अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप पे पेपर लीक हुए हैं। ऐसे में मुझे लगता है बीपीएससी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सबसे पहले एक उच्च स्तरीय जांच इसकी करवाई जानी चाहिए और जांच के बाद जो भी दोषी हैं उस पर कार्रवाई करते हुए पुनः। तो आपने सुना, ये थे चिराग पासवान, बड़े साफ शब्दों में कह रहे हैं
कि री एग्जामिनेशन होना चाहिए, और ये भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि परीक्षा में धांधली हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि एनडीए का एक महत्वपूर्ण घटक दल, जी हाँ, चिराग पासवान एनडीए में मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और एनडीए के महत्वपूर्ण घटक दल हैं। इनके 5 एमपी एनडीए सरकार को समर्थन दे रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ने का दावा भी कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में दावा भी कर रहे हैं, और ये साफ कह रहे हैं कि मैंने कई बार मुख्यमंत्री जी के साथ मुलाकात में अपनी ये मांगे रखी है। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री के सामने रख रख कर थक चुके चिराग पासवान को क्या अब पब्लिक में आकर के बोलना पड़ रहा है? इसके मतलब क्या है, इसके मायने क्या हैं, ये सब हम बताएंगे। क्या चल रहा है अंदर बीपीएससी को लेकर के, और प्रशांत किशोर के साथ सुर में सुर क्यों मिलाने लगे हैं चिराग पासवान, ये भी हम बताने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर संजय कुमार, आपका बहुत स्वागत है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रवि उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर सुधांशु कुमार जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका स्वागत है। रवि रंजन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, आपका स्वागत है। और आज स्टूडियो में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सुदीप प्रताप सिंह आए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रवि उपाध्याय जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। तमाम राजनीति पर पैनी नजर रखते हैं, ये बात और है कि आप कभी कभी हमारे साथ आते हैं इसलिए मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगा कि आखिरकार ये चल क्या रहा है, ये चिराग पासवान को पब्लिक में आकर के बोलना क्यों पड़ रहा है? पंकज जी, बीते दिन जब चिराग पासवान ने अपने सरकारी जो उनका जो दफ्तर है वहां पर दही चूड़ा भोज का जो आयोजन किया था, उस दिन ही चिराग पासवान की जो आप बात दिखा रहे हैं, आज की बात है, उस दिन भी उन्होंने कहा था। और उस दिन उन्होंने एक बात नहीं कहा था कि हम इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से मिले हैं, ये नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि हमारे परिवार की बच्चियां भी परीक्षा दी है, गड़बड़ी हुई है, और उस पर सवाल उन्होंने खड़ा किया था कि बीपीएससी में यह धांधली गड़बड़ी हुई है, फिर से इसको होना चाहिए था। वो प्रशांत किशोर की बात से उस दिन तो नाम नहीं लिया, लेकिन आज उन्होंने नाम लेकर के कहा कि प्रशांत किशोर की बात से वो इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम लोग जिस स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं, वो हम लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से पास आउट हैं, तो हम लोग के समय भी गड़बड़ी धांधली होती थी किसी किसी सेंटर पर, तो पूरे बिहार के सेंटर को रद्द कर दिया जाता था क्या? ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये जो चिराग पासवान या प्रशांत किशोर कह रहे हैं, एक सेंटर पे रद्द किया गया, एक सेंटर को उस दिन उसमें अधिक लड़के थे, पटना के बापू सभागार वाले में, उसको अलग अलग कर करके वो किया गया। तो वो बीपीएससी ट्रांसपेरेंसी दिखाना और करना भी चाह रहा है। अब वो उस दिन का जो फुटेज था बापू सभागार का, उस फुटेज में कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला दिखा, तो फिर से उसने री एग्जाम लिया, और अन्य कई जगहों पर तो दिखाई नहीं पड़ा है। अब देखिए, ये छात्रों की बात है, और छात्र में के बीच में विधानसभा का चुनाव है, लोकप्रियता की बात है, और इसी को कैश करने की बात है। यही बात चिराग पासवान भी कर रहे हैं, और यही आपको प्रशांत किशोर भी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये अगर यदि सरकार में बैठे हुए केंद्र में मंत्री हैं, डबल इंजन की सरकार है, तो चिराग पासवान को तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर के इस पर कुछ न कुछ पॉजिटिव करना चाहिए था। इस पर तो सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए था चिराग पासवान को। और मुख्यमंत्री से यदि मिल करके उन्होंने कहा है, तो मुख्यमंत्री ने क्या कहा, यह भी बात पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। मुख्यमंत्री से उन्होंने इस मुद्दे को लेकर के मिला है, बीपीएससी को लेकर के, तो और बोले कि मुख्यमंत्री तो चुप्पी तो साधेंगे नहीं, या फिर अगर चुप्पी साध लिए तो फिर चिराग पासवान की बात पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो यह तो समझने वाली बात है कि ये एनडीए में रह करके ही इस तरीके से, और वो बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ में चिराग पासवान खड़े हैं। 14 तारीख को भी वो इस बात को कहा कि हम बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ मजबूती से खड़े हैं, नहीं होगा तो हम धरना स्थल पर भी जाएंगे। तो यह सब जो बात कह रहे हैं, या कुछ हमको एनडीए के अंदर जो जीतन राम मांझी की बात आपने की, चिराग पासवान का अगर यदि ये सही में है, तब ये तो ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है एनडीए के अंदर, बिहार में एटलीस्ट ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा। हमारे साथ 2 शिक्षक भी हैं, प्रोफेसर सुधांशु कुमार हैं और
टीचर की भूमिका में, प्रिंसिपल की भूमिका में डॉक्टर संजय कुमार भी हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, बिहार की राजनीति को बखूबी समझते हैं। डॉक्टर संजय कुमार, चिराग पासवान का इतने दिनों बाद इस तरह की बात करना आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि दो मायने बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं कि एक तरफ दिलीप जायसवाल कहते हैं कि सीटों का बंटवारा हो चुका है, और सीटों का बंटवारा हो चुका है तो अब कहीं कोई संशय शंका है ही नहीं, और जब संशय शंका नहीं है तो फिर कभी चिराग मांगेंगे, कभी जीतन राम मांझी मांगेंगे। तो क्या आपको लग रहा है कि चिराग के मन में कुछ असंतोष है सीटों को लेकर के, इसलिए इस मसले पर राजनीति कर रहे हैं? आखिरकार दिलीप जायसवाल कुछ कह रहे हैं, ये इधर बाहर सीट मांग रहे हैं, ये री एग्जामिनेशन को लेकर के अब अपनी मांग उठाने लगे हैं, प्रशांत किशोर के सुर में सुर मिला रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं आप, ये महज राजनीति है या निश्चित तौर पर चिराग पासवान को लग गया कि बहुत कुछ मांगने के बाद मिला नहीं, इसलिए पब्लिक के बीच में जाना चाहिए, हम यंग हैं, यंग लोगों के बीच लोकप्रिय हैं, तो हमें उनका ध्यान रखते हुए ये बात उठाना चाहिए क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है? देखिए, पहले हम लोगों को बीपीएससी की परीक्षा को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जो अभ्यर्थियों की मांग है या जो परीक्षार्थियों की मांग है, पहले उसके लिए कोचिंग संचालक आए सामने, बाद में उनको पॉलिटिकल पार्टियों का नैतिक समर्थन मिला, और फिर प्रशांत किशोर जी अनशन, धरना प्रदर्शन, छात्र संसद सबके माध्यम से आए। जरा इन चीजों को समझने की जरूरत है। चिराग पासवान की थोड़ी सी भूमि मैं भी बता देता हूं कि वो अभ्यर्थियों से बंद कमरे में मिल चुके हैं पहले, और उन्होंने कहा था कि 48 घंटे में मैं खुलासा करूंगा कि आपके स्टैंड के साथ मैं हूं या नहीं। खैर, कल कोर्ट में भी बहस हुई और जोरदार बहस हुई। जो अभ्यर्थियों का डिमांड है, जिसको कि अभ्यर्थियों के जो भी प्लीडर थे, वकील थे, जिन्होंने कोर्ट में चीजों को रखा, उन्होंने 50 ऐसे तथ्य थे जिसको कि वहां प्रस्तुत करने की कोशिश की कि क्या अगर 20,000 बच्चे प्रीलिमिनरी टेस्ट क्वालिफाई करेंगे तो क्या ये लेवल प्ले फील्ड होगा कि 12,000 बच्चों को दोबारा परीक्षा लेने के लिए इसलिए अनुमति दी गई कि सिस्टम की गड़बड़ी पाई गई परीक्षा केंद्र, बापू परीक्षा केंद्र पर, और बाकी जगह 911 केंद्रों पर लगा कि नहीं, वहां हमने तो बिल्कुल ठीक से परीक्षा ले ली, लेकिन इसलिए वहां हम कैंसिल नहीं करेंगे। भाई, 20,000 बच्चों को आप परीक्षा परिणाम देंगे प्रीलिमिनरी टेस्ट का, 12,000 का फिर आपने फॉर्म भरने के लिए आपने आमंत्रित कर दिया, तो मैं मानता हूं कि नॉर्मलाइजेशन जैसी बात तो होगी ही ना। और इसमें भी जो बच्चे शामिल हुए, जो 22 केंद्रों की बात चिराग कह रहे हैं, उस 22 केंद्रों में भी 3 प्रश्न पत्र ही गलत थे, प्रश्न ही 3 गलत। और उसके बाद फिर बाकी का जो होगा, चूंकि कई उदाहरण ऐसा पहले बीपीएससी के द्वारा हुआ है कि जो पहले भी औरंगाबाद परीक्षा केंद्र पर परीक्षा ली गई थी, एक सेंटर का कैंसिल करके, जो रवि उपाध्याय जी जिसके तरफ इशारा कर रहे थे, 515 बच्चों में एक भी बच्चा क्वालिफाई नहीं किया। या तो क्वेश्चन इतने टफ दे दिए गए थे जब उनको दोबारा परीक्षा ली गई थी, या उन बच्चों को जो उनका सिलेबस था उससे थोड़ा सा अलग कर करके दिया गया ताकि वो क्वालिफाई नहीं कर सके। इसको लेकर के परीक्षार्थियों के मन में एक डर का भाव तो है कि भाई क्यों ना एक बार री एग्जाम ले लिया जाए। ये किशोर इसी को लेकर के मुखर थे, लेकिन चिराग पासवान एक मौन समर्थन तो दे रहे थे, खुल करके नहीं आ रहे थे। आज वो खुल करके आए, जिसके तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, इस वजह से चिराग पासवान को एक इंटरनल डेमोक्रेसी भी होता है। और इसके लिए आप ही के यहाँ चंद्रशेखर एक बड़े नेता हुआ करते थे, प्रधानमंत्री बने इस देश के, उनको कहा जाता था कि वो अपनी बात अपनी पार्टी में भी मुखरता से कहते थे, चाहे वो पार्टी को अच्छा लगे या नहीं लगे। प्रशांत किशोर जी ने छात्रों के हित की बात की है कि अगर क्या 911 केंद्रों पर जो परीक्षा हुई वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। यही तो कोर्ट ने कल कहा है कि भाई आयोग और सरकार दोनों को कहा है कि जो आरोप आप पर लग रहे हैं जरा आप इसकी जांच करा करके हमको बता दीजिए।
कि नहीं ये जो आरोप हैं वो सारे गलत हैं, अभ्यर्थी जो भी प्रमाण दे रहे हैं वो सारे प्रमाण गलत हैं, हमको बता दीजिए, संतुष्ट कर दीजिए, ठीक है, फिर आपको जो इच्छा है वो कर लीजिए। लेकिन हाँ, कोर्ट ने इन चीजों को, इस केस को टेकअप किया, इनको सुना। जो अभ्यर्थियों की शिकायत थी उनका पहला प्रश्न तो यही था कि जो रिट दायर करने वाले लोग हैं उस अभ्यर्थी हैं कि नहीं है। तो चिराग पासवान उसी बात को कर रहे हैं, सीट का बंटवारा क्या होगा, ये एनडीए में रहेंगे, बाहर जाएंगे, क्या करेंगे, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन चिराग पासवान को इतनी बात जरूर समझ में आई कि छात्रों को अगर न्याय दिलाने के लिए अगर हम होंगे तो शायद इससे नौजवानों का लाभ हमें भी मिलेगा। नहीं, सुदीप आप मेरे साथ हैं, स्टूडियो में हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप इसमें पॉलिटिक्स देख रहे हैं, क्या एनडीए में असंतोष देख रहे हैं, या चिराग खुद युवा हैं और उनको लग रहा है कि युवाओं में गुस्सा है एग्जाम को लेकर के, बीजेपी चुप है, जेडीयू चुप है, हम भी चुप रहेंगे तो युवाओं में अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। शायद उसी को एड्रेस करने के लिए चिराग पासवान ने इतने दिनों बाद अपना मुंह खोला है। पंकज जी, चिराग जी जिस प्लैंक पर खेल रहे हैं अभी, वो बेसिकली वहाँ के युवा के हाथ थ्रो बनना चाह रहे हैं। वहाँ उनके युवा में पसंद भी है, उनके जाति बिरादरी में तो बहुत पसंद किया जाता है। तो एक ये इमेज बिल्डिंग तो है, और बिहार के एनडीए गवर्नमेंट में वो पार्ट नहीं है, वो सरकार में नहीं है। तो वो कोई भी चीज़ अगर एनडीए गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो रहा है बिहार में, थोड़ा सा भी अगर एनडीए गवर्नमेंट का अगर असंतोष है तो उसको वो भुना के अपना एक इमेज बिल्डिंग करना चाह रहे हैं। देखिए, एनडीए से बाहर जाएंगे अभी कुछ लगता नहीं है, क्योंकि वो सेंट्रल का मिनिस्ट्री छोड़ के, अभी तक कोई ऐसा रहा भी नहीं है उनके पिताजी का भी कि वो छोड़ के अपोजिशन में चले जाएंगे। लेकिन अपना इमेज तो बनाएंगे, अपना जो दावेदारी है, जो 70-80 सीट वो लड़ना चाह रहे हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा उनके लिए, तो वो दिखाना पड़ेगा उनको कि बिहार में उनका मास है, युवाओं में उनका प्रभाव है। ये सब करते हुए वो आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी से बात हुई हो, उन्होंने बोला होगा कि इस प्लैंक पे आप इस तरह से भी कर सकते हैं, तो ये भी मुद्दा हो सकता है। लेकिन एनडीए छोड़ के बाहर जाने का कोई तरीका नहीं है। नहीं, एनडीए छोड़ के बाहर जाने का कोई मुद्दा नहीं है। पर इन दिनों प्रोफेसर सुधांशु कुमार, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यह छात्रों का बड़ा मसला हो गया है। प्रशांत किशोर लाख घूमे हो, लेकिन बीपीएससी के री एग्जाम के मसले पर उनकी चर्चा बिहार के घर घर में हो रही है। लोगों को यह लगने लगा है कि एक ऐसा नेता हमारे बीच आया है, भले ही वो जाति के नजरों से देखा जाए तो अपर कास्ट का है, लेकिन वो लोगों के मुद्दे को लेकर के अनशन कर सकता है, भूख हड़ताल कर सकता है, सत्याग्रह कर सकता है, और गांधी के स्टाइल में बात कर रहा है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक दलों को, खासतौर पर जो युवा हैं, उनको बड़ी दिक्कत हो रही है? तेजस्वी बड़ी क्विकली रिएक्ट करते हैं, प्रशांत किशोर लीडर हैं क्या? दिलीप जायसवाल से पूछा गया तो वो कहे कौन है प्रशांत किशोर? आज शीला मंडल बोल जाती हैं ये लीडर नहीं डीलर है। मतलब उनके पुराने इमेजेस को, जो वो स्ट्रैटेजीज का काम करते थे, उसको लेकर के वो उन्होंने अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया। पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा आपने सुना ही। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं युवा नेताओं में प्रशांत किशोर को लेकर के एक ईर्ष्या है कि प्रशांत किशोर ने इस मुद्दे को कैच किया है? तो क्या चिराग पासवान उसको एड्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं, या चिराग पासवान जैसे कोटा विद इन कोटा में भी इनके राग अलग थे, अब री एग्जाम के मसले पर भी राग अलग है? आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि चिराग पासवान जब जब असहज होते हैं तो उनके सुर बदलने लगते हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं पंकज जी, देखिए, ये जो छात्रों का आंदोलन है बिहार वाला, मुझे लगता है हाल के दिनों में इस तरह का आंदोलन बिहार में नहीं देखे होंगे। बहुत बड़े पैमाने का आंदोलन है, और युवा जब आंदोलन करने उतरता है तो उसका इम्पैक्ट भी पूरे देश पे और पूरे राज्य पे पड़ता है। तेजस्वी जी 2020 में अगर मुख्यमंत्री बनने की तैयारी में थे और लग रहा था कि वो मुख्यमंत्री बनने की रेस में बहुत मजबूती से, तो उसके पीछे एक बड़ी वजह ये थी क्योंकि वो युवाओं को संबोधित कर पा रहे थे। उन्होंने कहा था कि वो रोजगार देंगे, 10 लाख नौकरियां देंगे। और बिहार जैसे राज्य में सरकारी नौकरी का जो क्रेज है हम सब जानते हैं। तो अभी जो बच्चों के साथ हो रहा है, बीपीएससी के छात्रों के साथ, प्रतिभागियों के साथ हो रहा है, जो संजय जी ने कहा बहुत जरूरी बात उन्होंने कही कि भाई
जहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दशमलव में रिजल्ट ऊपर नीचे हो जाता है, 0.1 0.2 से रिजल्ट ऊपर नीचे हो जाता है, वैसी परीक्षा में अगर आप ठीक ढंग से एग्जाम नहीं कराते हो, अलग अलग तरीके का क्वेश्चन पेपर अगर बच्चे फेस करेंगे, तो ये तय बात है। हम लोग सब लोग पढ़े लिखे लोग हम जानते हैं कि हम कई बार कहते थे कि इस बार टफ क्वेश्चन पेपर आ गया, तो इस बार हल्का क्वेश्चन पेपर आ गया। तो इस चीज को तो वो बीपीएससी ने वो गलती हुई है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जो चिराग पासवान मतलब बहुत स्पष्टता से बोल रहे हैं। एक होता है कि चलो आप गठबंधन का हिस्सा हैं तो आप एक जैसे मतलब केवल ये है कि भाई सरकार को जागरूक भी कर दे और अपना काम भी हो जाए, उस हिसाब से वो नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, आप ध्यान से, आप लोगों ने अभी आपने ही सुना और मैंने पहले भी सुना था, वो साफ साफ कह रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, खाली सेंटर चेंज होने का मामला नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि भाई एक्स पर पहले से क्वेश्चन पेपर लोगों तक पहुंचे हुए हैं, ये वो कह रहे हैं। ये बहुत बड़ा आरोप है सरकार के ऊपर ना। तो अगर गठबंधन का एक दल इस आरोप को लगा रहा है, तो आप ये भी नहीं कह सकते हो कि भाई विपक्ष है यूं ही आरोप लगा रहा है। तो मामला सीरियस है। दूसरी बात जो आपने कही कि एक तो ये आप मानकर चलो कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर, पता है क्या है, क्या उनकी पॉलिटिकल अभी बिहार में स्थिति है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन एक चीज तो है ना कि एक आंदोलन जो देश बिहार में बड़ी मजबूती से छात्रों के द्वारा, युवाओं के द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें वो जमीन पर जाके भागीदारी कर रहे हैं। बाकी लोग बाहर बाहर बयानबाजी कर रहे हैं, तो जो लोग जमीन पर जाकर भागीदारी करेंगे उनके साथ एक इमोशन अटैच होगा ही। जो छात्र, मान लीजिए जिस तरह से बिहार पुलिस ने लाठियां चलाई है, वो हम सब ने देखा है। वो किसी मतलब, और किस तरीके से ये आदेश कौन देता है इस तरह की लाठियां चलाने के लिए, मनुष्य के ऊपर जानवरों की तरह लाठियां चलाई जाए। तो वो सारे जो उसके विजुअल्स हैं वो बिहार के घरों में पहुंचे होंगे, जिन परिवारों के बच्चे बीपीएससी की तैयारी करते हैं या अन्य एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, और जहां पर कि एग्जाम्स की तैयारी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के ऊपर पूरे माँ बाप का सपना लगा रहता है कि मेरा बच्चा इस बार रिजल्ट निकाल देगा, मेरा बच्चा इस बार नौकरी में चला जाएगा, और वो देख रहा है कि उनके बच्चों के ऊपर लाठियां पड़ रही है। और मतलब एक होता है लाठियां चलाना, पुलिस की लाठियां चलाने का मतलब होता है कि आप खदेड़ना चाहते हैं, मॉब को कम करना चाहते हैं। ये तो शांति, देखा है हम सब ने वीडियो की, शांति से बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके ऊपर आप जो है जानवरों की तरह उसको पीट रहे हो। तो वो मैसेजिंग है और उससे इमोशनल अटैचमेंट होता है। और उसमें एक नेता जो है उसके ऊपर जमीन पर उतर कर, चाहे वो जो भी जितना भी जिस लेवल पर कर पा रहा है ना, तो जो बाकी के युवा लीडर हैं वो अगर जमीन पर नहीं आ रहे हैं तो उनको तो डर पैदा होगा ही कि भाई कहीं जिस तरीके से जमीन पर उतर रहा है, कहीं अगर दर्द पैदा होगा। ये आप कह रहे हैं कि यूथ में इसको लेकर के जबरदस्त। एक चिराग जी क्यों करे, मैं वो जोड़ लेता हूं फिर आप जी। अब आ गई कि भाई चिराग पासवान ने इतना स्पष्ट बयान क्यों दिया। ये उनको दिख रहा होगा कि युवाओं का जो ये समूह है वो एक तरफा ना हो जाए, वो केवल प्रशांत किशोर के साथ ही ना खड़ा हो जाए। प्रशांत किशोर जमीन पर आकर उतरे हैं तो हो सकता है कि उनके तरफ उनका इमोशन अटैच हो, तो चिराग पासवान ने वो उस मौके को अपनी तरफ भी लाना चाहते हैं और वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम भी छात्रों के हितैषी हैं, हम भी युवाओं के हितैषी हैं। ठीक है, और हम भले ही हमारी सरकारी क्यों ना, हम उनके साथ खड़े हैं। ठीक है। और मुझे लगता है ये बहुत सोचा समझा हुआ पॉलिटिकल मूव है। और जिस तरह की बयानबाजी के बाद खटपट होनी चाहिए था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एनडीए में इसके बावजूद भी खटपट नहीं होगा, क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं कोई न कोई एक ऐसा समूह उनके बीच से हो जो युवाओं को अपनी तरफ भी जोड़ कर रखे। ठीक है, ठीक है। रवि रंजन जी, मेरा सवाल आपसे बड़ा सीधा है। देखिए, गवर्नर पहुंचे, उन्होंने भी कंसर्न दिखाया कि प्रशांत किशोर अपना अनशन तोड़े आए, हमसे बात करें, डेलीगेशन भेजें, हम बात करेंगे, और डेलीगेशन गया भी था। दूसरी बड़ी बात यह है कि एलजेपी अलग राग अलाप रही है। सवाल ये उठ रहा है कि इन दिनों जो प्रशांत किशोर चर्चित हुए हैं, उनका मुद्दा सिर्फ बिहार में नहीं, बाहर भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर अब लोगों को खटकने लगे हैं, एक नेता के तौर पर कहीं ना कहीं अब तमाम दलों को खटकने लगे हैं? और यही बड़ी वजह है कि देखिए, शीला मंडल आज कहती हैं लीडर नहीं डीलर हैं। विपक्षी जो कहते हैं वो अलग बात है। अब तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं आपको मालूम ही है, पप्पू यादव क्या कह रहे हैं आपको मालूम ही है। क्या आपको लगता है कि बीपीएससी री एग्जाम के मुद्दे पर तमाम दल के नेता प्रशांत किशोर को गंभीरता से लेने लगे? नहीं पंकज जी, आप ठीक ही कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने खास तौर पर नौजवानों के बीच में अपनी एक इमेज तो बना ली,
और जिस तरह की राजनीति की शुरुआत उन्होंने की, तो एक इमेज उनका ऑलरेडी बना हुआ है कि प्रशांत किशोर कुछ अलग बातें कह रहे हैं, बेरोजगार की बातें कह रहे हैं, बिहार से पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, बिहार कैसे बढ़ेगा इसके लिए उनके पास एक विजन है। तो ये इस विजन के साथ वो आए हैं, तो नौजवानों में एक परिवर्तन की लहर तो है। आप पिछले कई उपचुनावों को भी देखेंगे तो किस तरह से निर्दलीय उम्मीदवार जीत, पप्पू यादव निर्दलीय जीते, रुपौली के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार जीता, और ऐसे कई निर्दलीय। तो बिहार की जनता इस ओर देख रही है कि अब कुछ बदलाव तो जरूर होना चाहिए। तेजस्वी यादव ने इसको पकड़ा है, तो कह रहे हैं अब बदलाव होगा, हालांकि वो अपने लिए कह रहे हैं कि वो मेरी तरफ लोग हैं। लेकिन नौजवानों के सवाल को इतनी संजीदगी से खड़ा करना, अमरण अनशन पर 15 दिनों का अनशन उन्होंने कल तोड़ा है, तो अनशन पर बैठ गए और उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, ये उनके पक्ष में चला गया। तो ये तो निश्चित रूप से है कि प्रशांत किशोर लोगों की आंखों में खटक रहे हैं। चिराग पासवान को नौजवानों के वोट से कोई, नौजवानों के इस आंदोलन से उससे कोई मतलब नहीं है। उनको तो अभी तो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको राजनीति करनी है कि प्रेशर में रखें एनडीए को भी, कि जब टिकटों के बंटवारे की बात शुरू होगी तो उनको जो 5 लोकसभा सीट वो जीते हैं, तो 30 सीटों पर तो ऐसे ही उसकी दावेदारी है, उससे ज्यादा उनको माने वो चिराग मांगे मोर, माने वो इससे ज्यादा चाहते हैं और इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन नौजवानों के सवाल पर कौन विरोध करेगा? कौन चाहेगा कि हम इस आग में हाथ डाल दें? चलिए ठीक है, आपने कह दिया चिराग मांगे मोर, एक बड़ी बात है। डॉक्टर संजय, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, चिराग मांगे मोर, जीतन राम मांझी मांगे मोर, लेकिन युवाओं के मसले पर, अभ्यर्थी के मसले पर प्रशांत किशोर ने माइलेज ले लिया। पप्पू यादव बीच बीच में आते हैं, अपने आंदोलन की आक्रामकता लोगों को बताने का प्रयास करते हैं, प्रशांत किशोर पर तमाम तरह का आरोप लगाते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर सबसे आगे बढ़ते हुए दिखे। और क्या आपको लगता है यही वजह है कि चिराग पासवान ने भी उनके सुर में सुर मिला दिया? क्योंकि 52 लाख बेरोजगार हैं। चिराग पासवान को लगता है युवाओं में उनकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा। दरअसल कंपटीशन तो चिराग और तेजस्वी के बीच था, और इस बीच में प्रशांत किशोर कूद गए। तो अब चिराग को यह लगने लगा कि हमने भी इस तरह की बात नहीं की, तो आखिरकार हमारी स्थिति क्या रह जाएगी? युवाओं के दिलों की धड़कन जो हम बन गए हैं, हम कहां पे खड़े उतरेंगे? ये स्पेस तो प्रशांत किशोर भरने लगे हैं। ये आपको दिख रहा है, या सिर्फ आपको ये दिखाई पड़ रहा है कि चिराग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो एक तरीके से दबाव बना करके ज्यादा से ज्यादा हासिल करना चाह रहे हैं, जो अक्सर करते रहे हैं? क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई राजनीतिक व्यक्ति अगर कोई भी बात बोलता है तो उसमें पॉलिटिक्स ना हो इसकी तो गुंजाइश ही नहीं, पूरी पॉलिटिक्स होती है। ये अभ्यर्थी 13 को परीक्षा हुई थी और चिराग आज आकर के बोल रहे हैं, या कुछ दिन पहले भी अभ्यर्थियों से मिले थे, तो बिल्कुल ये राजनीति का हिस्सा है, रणनीति का हिस्सा है। लेकिन इसको समझना होगा कि चिराग ने 2 बातें कही। एक बात तो उन्होंने कही कि प्रशांत किशोर का आंदोलन सही है और सही इशूज को लेकर के है, और दूसरी बात उन्होंने कही कि अभ्यर्थियों की मांग जायज है। बस यही 2 बात में सारी चीजें निकल करके आ जाती है कि क्या प्रशांत किशोर जी का अगर आंदोलन जायज है तो ये बात क्या चिराग पासवान जी को आज समझ में आई क्या? ये तो जब छात्र संसद वो 30 को किए थे गांधी मैदान में, उस दिन भी समझ में आ गई होगी। जब 2 अक्टूबर से वो आमरण अनशन पर बैठ गए थे जाके गांधी मैदान में, उस दिन भी समझ में आ गई होगी। जब प्रशांत किशोर चिल्ला के कह रहे थे कि भाई मुझे नई नेतागिरी करनी है, अगर विपक्ष के नेता के तौर पर तेजस्वी और ये कांग्रेस भी अगर आकर के छात्रों को एक लीड करती है, छात्रों को एक दिशा देती है, तो मैं उनके पीछे खड़ा हो जाऊंगा। उस दिन भी ये बात समझ में इनको आ रही होगी। लेकिन अब जब बात लगी कि नहीं, अभ्यर्थी जो है वो जो कह रहे हैं, क्योंकि ये चीजें बड़ी ट्रांसपेरेंट हो गई थी कि एक कमरे में प्रश्न पत्र बटे, एक कमरे में नहीं बटे, एक सीट पर मिला, दूसरे सीट पर नहीं मिला। इस बात को लेकर के वो जो पैकेट थे, 315 छात्र वहां बैठे हुए हैं, 299 प्रश्न पत्र हैं, और शिक्षक कमरे से गायब है। वो कह रहे हैं कि अपनी लाचारी बता रहे हैं कि आप लोग इंतजार कीजिए,
प्रश्न पत्र जब आएंगे तो आपको भी मैं दूंगा। और जब डीएम ने आयोग को मजबूती के साथ पूछा कि ये क्या गड़बड़ी है, तो आयोग ने भी अपनी कमी को महसूस किया। यही तो छात्र कह रहे थे कि भाई बापू परीक्षा केंद्र पर चूंकि मान लिया सिस्टम ने कि हमसे चूक हुई, तो आप वहां तो परीक्षा कैंसिल कर दिए, लेकिन बाकी 911 केंद्र पर जब छात्रों के पास केवल एडमिट कार्ड ही था और वहां भी देर से प्रश्न पत्र मिले, वहां भी पहले ले लिया गया, वहां के लिए तो क्या आपने उन लोगों का फीडबैक ले लिया? कैसे मान लिया सुपरिटेंडेंट और ऑब्जर्वर ने सब लिख करके दे दिया कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एग्जाम हुआ। चिराग पासवान को यह बात समझ में आ गई। वो कल राजनीति करेंगे ही और जम के करेंगे राजनीति। और एक चीज मैं स्पष्ट कर देता हूं, जब उन्होंने कहा है कि मुझे विधानसभा की चुनाव लड़नी है, जब उनके पार्टी के लोगों ने इस बात का समर्थन किया, तो लोकसभा की सदस्यता और मंत्रिमंडल की सदस्यता से बिहार में विधानसभा का चुनाव वो बिहार में क्रांति लाने के लिए नहीं करने जा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं उनका निशाना मुख्यमंत्री के तरफ ही है कि एक स्पेस है खाली, जिस स्पेस में एक दलित चेहरा के तौर पर हो सकता है कि एक समीकरण बने और जिसमें हम मुख्यमंत्री बिहार के बन जाए। इसकी पूरी संभावना है, जिसको कई इशूज पर बीजेपी को उन्होंने जो चाहे लेटरल एंट्री का मामला हो, चाहे और इशू हो, भारत बंद का समर्थन का मामला हो, वो बता चुके हैं और कह चुके हैं कि हम 1 मिनट में मंत्रिमंडल को लात मार देंगे और किनारे हो जाएंगे। चिराग पासवान इन नौजवानों की बदौलत चूंकि चाहते हैं कि इसकी लहलहाती हुई फसल हम क्यों न काट ले भाई, ये प्रशांत किशोर जी क्यों काटे, इसलिए वो समर्थन में उतरे हैं। और उनको पता है कि बीजेपी और जेडीयू कितने सीटों पर लड़ेगी, हमारे हिस्से में कितने सीटें आएंगी। जो आप सवाल पूछ रहे हैं, मांझी जी कल कह दिए कि 20 सीट पर हम ही लड़ेंगे, उपेंद्र कुशवाहा जी 20 सीट पर लड़ेंगे, तो चिराग पासवान कितनी सीट पर लड़ेंगे? जब इनको मुख्यमंत्री बनना है तो फिर ये कितनी सीटों पर लड़ेंगे? इसलिए कल जो आपने किया था, जो डिस्कोर्स में चीजों को लाई थी, उसकी संभावना भी बन सकती है। प्रशांत किशोर जी, कांग्रेस, चिराग, ये लोगों का भी एक गठबंधन बन सकता है बिहार में, और ये गठबंधन भी बिहार के चुनाव में एक फैक्टर हो सकते हैं। इसलिए राजनीतिक पार्टी वाले लोग राजनीति की उनको नहीं पता है कि यूजी का क्वेश्चन लीक, जो कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज का क्वेश्चन लीक, उसके बाद सिपाही भर्ती का परीक्षा का क्वेश्चन लीक, की परीक्षा लीक, बीपीएससी अभ्यर्थियों की परीक्षा, जो पटना जैसा परीक्षा केंद्र पर भी सिस्टम फेलियर है, हाथ उठा करके खड़ा है कि भाई हाँ गड़बड़ी हुई और उन्होंने कैंसिल किया और 22 सेंटर पर परीक्षा ली, उसमें भी जो क्वेश्चन पेपर उसमें 3-3 प्रश्न गलत। तो आप क्या समझ रहे, क्वेश्चन पेपर का जो स्टैंडर्ड, वो ग्रुप डी की परीक्षा का भी वो लेवल नहीं होता है जिस तरह से बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन है। इसको लेकर के उस आक्रोश गुस्से की फसल को काटना चाहते हैं चिराग। कितना ये सफल होंगे नहीं सफल होंगे ये तो वक्त बताएगा। ठीक है, लेकिन ठीक है डॉक्टर संजय, बिल्कुल। लेकिन एक चीज जो हम साफ देख रहे हैं सुदीप, वो ये है कि दिल्ली में भी उनको 1 सीट दे दिया है बीजेपी ने, झारखंड में भी 1 सीट पर चुनाव लड़े, लोकसभा में जितनी सीटों पर लड़े स्ट्राइक रेट उनका 100% है। क्या अति महत्वाकांक्षी हो रहे हैं, या क्या आप देख रहे हैं कि वो मतलब सहज नहीं है एनडीए में, या सहज हैं, जो मिल रहा है उसको एंजॉय कर रहे हैं और आगे पाने की इच्छा में कुछ और ऑप्शन तलाश रहे हैं? क्या आपको यह दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि लेटरल एंट्री का विरोध करना, कोटा विद इन कोटा को लेकर के जो आंदोलन हुआ, देश बंद का आह्वान हुआ और उसमें चिराग सम्मिलित हुए थे, आपको याद होगा। तो सवाल उठता है, फिर अभी राज्य स्तर पर देख लीजिए, बीपीएससी री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर अलग सुर अलाप करके क्या अपने लिए वो एक अलग स्पेस बनाए रखना चाहते हैं, और जब उनको कन्वीनियंट लगेगा वो छोड़ देंगे, वो चले जाएंगे? ऐसा कुछ दिखाई पड़ रहा है आपको? देखिए पंकज जी, अल्टीमेट उनका एम तो बिहार का चीफ मिनिस्टर बनना है। ऐसा तो है नहीं कि केंद्रीय में मंत्री रह के वो खुश हो जाएंगे, वो उनका एम नहीं है। तो बिहार में बढ़ना है तो उनको एक अलग से निश तो क्रिएट करना पड़ेगा। अभी जैसे बताया गया कि युवाओं में आक्रोश है, बिहार के जनताओं में भी आक्रोश है। बहुत सारे ऐसे काम है जिसके कारण बहुत सारे आक्रोश है, जैसे लैंड सर्वे का है, या करप्शन है, या बहुत सारे ऐसा मुद्दा है।
और जब एनडीए और भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू एक हो जाता है तो एक आरजेडी होता है जो विरोध में बोलता है, और आरजेडी का कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी जो है बिहार में बहुत अच्छा नहीं है। तो एक तो कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसका कोई हिस्टोरिकल बैगेज नहीं है, वो स्पेस बिहार में खाली है, और वो स्पेस को भरने के लिए चिराग पासवान कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। ये भी आपका कहना सही है कि जिस दिन ऐसा लगेगा कि चिराग पासवान की मैं एक बहुत बड़ा फोर्स बिहार में हो जाऊंगा, उस दिन चिराग पासवान इन लोगों के साथ गठबंधन करके या एनडीए से बाहर निकल के टेम्प्रोरी फेज में जाके चुनाव लड़ेंगे भी। चुनाव में अगर अच्छा करेंगे तो ठीक है, नहीं अच्छा करेंगे तो ऐसा कई बार हुआ है कि आप फिर से एनडीए के फोल्ड में वापस आ गए हैं। तो ये तो चीज़ है। नहीं, ये चीज है, पर प्रोफेसर सुधांशु कुमार, सवाल ये उठता है कि पिछली बार 137 सीट पर लड़े थे, एक जीते, और वो भी इनके साथ नहीं रहे, जेडीयू में चले गए। जीतन राम मांझी तो 9 सीट पर लड़े, 4 जीते, तो वो ज्यादा सीट मांगेंगे ना, कहेंगे हमको विधानसभा में ज्यादा सीट दिया जाना चाहिए। और अगर इस सीटों को लेकर के लड़ाई हो रही है कि भाई जीतन को ज्यादा चाहिए कि चिराग को ज्यादा चाहिए, और जीतन राम मांझी तो कह सकते हैं ना कि लोकसभा में तो हम 1 लड़े 1 जीते, हमारा भी स्ट्राइक रेट कहाँ बुरा है, और हम 9 जीते, विधानसभा में 9 लड़े 4 जीते। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि जीतन राम मांझी को कम सीटें मिलेंगी तो जीतन राम खुश रहेंगे, या चिराग पासवान का जो महत्वाकांक्षा है वो उनको नाखुश कर रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं मुद्दों पर आधारित चिराग पासवान का असहयोग, विरोध नजर आने लगा है? एक बात से जो आपने इसके पहले वाले रिमार्क्स में कहा था कि चिराग दरअसल ट्रेड यूनियन वाली जो पॉलिटिक्स में एक होता है कि जो सरकार से मिल गया उसको ले लो, थैंक यू बोलो और फिर आगे के लिए लड़ाई के लिए लग जाओ, तो उस बात से मेरी पूरी सहमति है। चिराग जी दरअसल वही कह रहे हैं कि जो मिला हुआ है वो बल्ले बल्ले और फिर आगे के लिए कोशिश कर, उसमें वो बहुत परफेक्टली चल रहे हैं। देखिए, ये जो मुद्दों वाला सब आप बात कह रहे हैं ना, दरअसल चिराग जी एक बहुत चालाकी से एक चीज पे काम कर रहे हैं कि जो उनके वोटर्स हैं, क्योंकि उनका एक हम सब जान रहे हैं एक खास तरह के वोटर्स का उनका टारगेट है, वही वोट उनको मिलता है, तो उनके जो मुद्दे हैं वहां पर वो अपने आप को एनडीए से तो जरूरत पड़ने पे अलग कर लेते हैं, अपना स्टैंड क्लियर कर लेते हैं अपने वोटर्स के साथ, और साथ में अपने एनडीए के सहयोगियों से भी बनाकर रखते हैं कि भाई हम आपसे अलग नहीं हो रहे हैं, लेकिन इन मुद्दों पर हम आपसे अपनी, या जो भी कह सकते हैं उनको वो एक तरह से एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने वोटर्स से। जो दूसरी बात आपने कही कि भाई चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, देखिए आपने ठीक बोला कि भाई वो 1 पर लड़े 1 जीते, लेकिन चिराग पासवान जी 5 पर लड़े और 5 जीते। तो जब लोकसभा का भी चुनाव हो रहा था तो कोई तो वजह होगी ना कि उनको 5 सीट दिया गया और जीतन राम मांझी जी को 1 सीट दिया गया। वो सबको पता है वो क्या वजह है, सबके अपने अपने वोट बैंक हैं और उनकी एक ताकत है, उस ताकत के हिसाब से लोकसभा में भी चुनाव दिया गया। और केवल इस बार की बात नहीं है, लोकसभा में पहले भी जब लड़े 6 पर तो 6 सीट लेकर गए, ऐसा स्ट्राइक रेट तो शायद किसी का रहता है। जो इसलिए मुझे लगता है कि चाहे भले ही इनके चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को हम आमने सामने रखने की कोशिश कर ले, लेकिन चिराग पासवान जरूर भारी पड़ते हैं इस मायने में, क्योंकि उनके पास एक बड़ा वोट बैंक है और सबसे उसमें जो महत्वपूर्ण चीज है वो वोट जो है ट्रांसफरेबल है। चिराग जिस तरफ जाएंगे वो वोट उस तरफ जाता है। ये नहीं है कि भाई कई ऐसे गठबंधन हो जाते हैं कि आपने से एक उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ था सपा बसपा का, लोगों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया था कि भाई लोकसभा क्लीन स्वीप हो जाएगा, नहीं हुआ क्योंकि वो वोट ट्रांसफरेबल नहीं है। लेकिन चिराग पासवान का वोट या रामविलास पासवान जो थे उनका वोट वो ट्रांसफर होता है, वो उनके साथ इंटैक्ट रहता है। वो चाहे वो आज वो अगर मान लीजिए चिराग पासवान जी आरजेडी के साथ चले जाएंगे तब भी वो वोट उस तरफ जाएगा। तो वो ताकत है उनकी चिराग पासवान की, जिसको एनडीए के अलाई समझते हैं, बीजेपी समझती है, जेडीयू भी समझती ही है, और उसमें जब जरूरत पड़ेगी तो उनको जरूर उनको ले जाएगा। इसलिए वो उनका जो आप देखेंगे और उनको ज्यादा सीटें मिलेंगी। चिराग पासवान इस बात को समझते हैं और वो अपने लिए अतिरिक्त प्रयास करने में लगे हैं। और एक चीज और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही और हमारा भी उस तरफ ध्यान था कि कहीं न कहीं एक होता है कि बस कई बार ऐसी स्थिति बन गई, मान लीजिए जेडीयू बीजेपी और ये एक चेहरा, तो तीनों के बीच अगर उनके लिए कोई ऑप्शन खुलता है तो उसकी पूरी तैयारी में लगे हुए, और इसलिए वो अपने आप को एनडीए का जहां पर लग रहा है कि कोई दिक्कत है उस मुद्दे को उठाते हैं। वो उन लोगों को टारगेट करने की कोशिश करें, युवाओं वाला मामला हो चाहे दलितों के इश्यूज के ऊपर के जो मामले हैं, इसलिए वो सारी चीजें करते हैं। और मुझे लग रहा है कि बड़ी सफलतापूर्वक वो इस चीज को कर पा रहे हैं, वो एड्रेस भी हो पा रहा है और संदेश भी उनके वोटर्स तक पहुंच पा रहा है। तो इसलिए वो ये सारी चीजें करेंगे, ये चलता रहेगा। प्रेशर टैक्टिक्स भी है, क्योंकि देखिए पिछली दफा अलग होकर लड़े थे,
अकेले दम पे चिराग पासवान चाहेंगे कि मैं 5 सीट जीता हूं, 10 सीट जीता हूं, अकेला एक इंडिविजुअल पार्टी बना के, वो उनके संभव नहीं है। उनके वोट सरप्लस होते हैं, तो उनको उसके लिए बेस वोट चाहिए जो एनडीए अलायंस से ही मिलेगा, या अगर ठीक, कल एनडीए अलायंस से मिलेगा, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा है ना कि हम दलित का नेता बने, ये तो सबको पता है ना। अब जो मेरे पास जानकारी, उनके पास, मेरे पास जो जानकारी है, कल आरजेडी कार्यकारिणी की बैठक होना है और उसमें प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव होगा और कार्यकारी अध्यक्ष का भी चुनाव हो सकता है। तेजस्वी यादव कार्यकारी अध्यक्ष बन सकते हैं अगर परिवार में कंसेंसस हो गया तो, और प्रदेश अध्यक्ष की बात होगी तो 2-3 नाम बड़ी तेजी से चल रहे हैं, जिसमें एक नाम उर्मिला ठाकुर का है जो कि कर्पूरी ठाकुर के समाज से आते हैं। दूसरा नाम आप जान लीजिए शिवचंद्र राम का है, दलित नेता हैं। तीसरा नाम मंसूरी जी का है, मुसलमान है। अगर शिवचंद्र राम बन जाते हैं, रवि रंजन जी, तो दलित के तरफ आरजेडी भी देख रही है, इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता ना। और दलित का वोट 18-19% तो है। जीतन राम मांझी के पास मांझी का वोट है, चिराग पासवान के पास पासवान का वोट है, राम की भी संख्या है और भी कई जातियां हैं। अगर शिवचंद्र राम को आगे बढ़ाया जाता, और अब पशुपति पारस भी आ रहे हैं आरजेडी के साथ, उनका भी अलायंस हो रहा है, तो ये जो दलितों में डिवीजन है और सब जाति के अलग अलग नेता खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि कोटा विद इन कोटा का विरोध करके, क्योंकि मांझी ने यही बात तो कही थी कि अरे आप दलितों में देखेंगे तो 1-2 जाति बहुत ऊपर है, उसने खूब फायदा लिया, बाकी लोग बहुत पिछड़ गए हैं, उनकी स्थिति क्या होगी। तो इस तरह की बात उस जाति में भी हो सकती है। तो चिराग पासवान ने विरोध किया, वो भले ही अपने को दलित नेता के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हों, लेकिन अन्य पार्टियों ने एक उपाय तो निकाल लिया। आपको लगता है कि दलित नेता के रूप में पूर्णतया चिराग पासवान जैसे मायावती स्थापित हुई, काशीराम स्थापित हुए, बिहार में चिराग पासवान दलित नेता के रूप में स्थापित हो पाएंगे? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। अच्छा, हाँ, ये मैं ये कह रहा था कि चिराग पासवान सर्वमान्य रूप से वो दलितों माने पासवानों के नेता तो हैं ही, दलित नेताओं में भी बिहार में जीतन राम मांझी से भी बड़ा कद चिराग पासवान का है, और शिवचंद्र राम का तो कोई कद नहीं है। राजद में लालू प्रसाद यादव के अलावा किसी का कोई कद नहीं है, तेजस्वी यादव एक, तो वो दलित नेता के तौर पर उभर कर सामने आ जाएंगे और चिराग पासवान को चैलेंज कर देंगे, ऐसा है नहीं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का जो ये वोट है जो दलितों का, नीतीश कुमार का उसका काफी बड़ा सहयोग है, महादलित बनाकर, और लगभग सभी दुसाध को भी उन्होंने बाद में शामिल कर लिया। तो नीतीश कुमार के साथ ये वोटर हैं, तो शिवचंद्र राम कितना उसमें सेंध लगा पाएंगे ये बहुत मुश्किल है कहना। लालू प्रसाद यादव के लिए सबसे बड़ी मुश्किल तो प्रशांत किशोर है, और इसीलिए बेचैनी ज्यादा बड़ी है कि प्रशांत किशोर लालू प्रसाद यादव को वो करेंगे। तो एक सवाल ये भी जो आप लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस, प्रशांत किशोर और चिराग पासवान का ऐसा कोई कॉकटेल वो बन सकता है क्या? लेकिन बिना नीतीश कुमार के या बिना आरजेडी के कांग्रेस की कोई ऐसी औकात नहीं है बिहार में कि वो कोई बड़ा कमाल कर पाए, और वो आरजेडी से अलग तो कुछ सोच भी नहीं सकते, उनको तो सोचना नहीं है, वो आला कमान से सोचना है। तो दिल्ली से जो बात आएगी वही बिहार में होना है, इसलिए इस बात को तो किनारे कर दीजिए। चिराग पासवान जो बातें कह रहे हैं उनका बल यही है कि 5 लोकसभा सीट मिला, 5 जीते, झारखंड में सीट मिला वो जीते, नागालैंड में सीट मिला वो जीते। तो इस समय उनका स्ट्राइक रेट सबसे बढ़िया है, और खास करके यूथ में माने हर जाति और उसके समुदाय के जो लोग हैं वो चिराग पासवान के साथ आ गए हैं। उसमें अगर कहीं सेंध लगती हुई दिख रही हो तो वो प्रशांत किशोर ही लगा रहे हैं कि यूथ उनके साथ। ठीक है, प्रशांत किशोर बिहार के समस्या को लेकर के राजनीति आगे बढ़ा रहे हैं। पलायन क्यों है, अशिक्षा क्यों है, शिक्षा सबसे ज़्यादा बर्बाद हुआ, जाति पाति के नाम पर आपको तोड़ा गया। लालू प्रसाद अपनी जाति के नेता नहीं, अपने परिवार के लिए बढ़िया नेता हैं क्योंकि बेटा को उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। ये तमाम तरह की बातें वो बोल रहे थे। डॉक्टर संजय कुमार, इस आंदोलन के बाद आप प्रशांत किशोर को सबकी नज़रों में खटकते हुए देख रहे हैं क्या? प्रशांत किशोर को नेता के तौर पर स्थापित होते हुए देख रहे हैं क्या? प्रशांत किशोर क्या हर पार्टी को नुकसान करते हुए
देखे जा सकते हैं क्या? मतलब उनकी हैसियत इस कदर से बढ़ गई है कि हर पार्टी के नेता प्रशांत किशोर को लेकर के बहुत कुछ बोलना शुरू कर दिए। देखिए, एक सच को समझना होगा कि जो बिहार की राजनीति है 74 के बाद वो जातीय छत्रपों के इर्द गिर्द घूम रही है। लालू प्रसाद जी जब 90 में आए तो उन्होंने एक सामाजिक समीकरण बनाया, सोशल इंजीनियरिंग बनाया, और उसी सोशल इंजीनियरिंग के इर्द गिर्द अभी भी बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं से करवट ले रही है। वो लालू जी रहे, राबड़ी जी रहे, नीतीश कुमार जी रहे, लेकिन वो इंजीनियरिंग वही काम करता है कि भाई कौन व्यक्ति किस जाति का नेता है, किसका अपनी जाति पर प्रभाव है, और जातीय उम्मीदवारों को अगर हम भेजते हैं चुनाव में तो जातियां उनके लिए खड़ी हो जाती है और परिणाम उनके हिस्से में आ जाती है, और जो जीताऊ कैंडिडेट या जो गणित जो तय होता है, जो मैथमेटिक्स या राजनीति का अर्थमेटिक कह लीजिए, वो अर्थमेटिक वहां से तय हो जाता है। प्रशांत किशोर जी ने एक शुरुआत की। प्रशांत किशोर जी ने गांव गांव घूमना शुरू किया, शिक्षा पर बात करनी शुरू की, स्वास्थ्य पर बात करनी की, और उसके बाद अभी जो छात्रों के लिए कि भाई शिक्षा चौपट है और परीक्षा कदाचार की भेंट चढ़ जाती है, तो बिहार के नौजवानों के हिस्से में मिलता क्या है? तो मुद्दों को लेकर के अगर प्रशांत किशोर जी ने एक झकझोरा तो वहां पर जो जातीय जकड़न में बंधा हुआ बिहार है वो थोड़ा सा मैं समझता हूं, और स्वाभाविक है कि जब जातीय जकड़न की नींद खुलेगी तो भाई चिंता तो स्वाभाविक है ना, सारे पार्टियों को चिंता होगी। नहीं, ठीक है, मैं आपसे ये सवाल ले रहा हूं, आप कोई निकट भविष्य में प्रशांत किशोर को किसी पार्टी के साथ जाते देख रहे हैं क्या? कोई नया अलायंस बन सकता है क्या? अब बिल्कुल बन सकता है, मैं सहमत हूं आपके बात से, और आपके सवाल का भी मैं सीधे सीधे उत्तर दे रहा हूं। हालांकि प्रशांत किशोर जी से मेरी 2-4 बार बातें भी हुई, तो उन्होंने तो सिरे से नकार दिया कि नहीं, हम ना एनडीए गठबंधन में जाएंगे, ना हम इंडिया गठबंधन में जाएंगे, और उन्होंने जो अपना लॉजिक दिया, तर्क दिया, समझाया, वो सारी बातों को मैं मानता हूं कि ठीक है, वो अच्छे वो बोलते हैं, नहीं वो किसी न किसी गठबंधन के साथ बिहार के चुनाव में जाएंगे, मैं ये आपको बता रहा हूं। क्या आपको लगता है कांग्रेस के साथ जा सकते हैं? ऐसी कोई संभावना देख पा रहे हैं आप? और चिराग, हाँ नहीं, मैं सुदीप से पूछ रहा था। हाँ सुदीप, आप देख पा रहे हैं कि कांग्रेस के साथ जाने को तो अभी खुला है, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ जाने के बाद उनको बहुत ज़्यादा कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि जिस वोट के लिए वो आरजेडी से लड़ाई कर रहे हैं, वो मुसलमान का वोट है, वो काफ़ी कुछ बाई इलेक्शन में उन्होंने दिखला दिया है कि उनके पास आ रहा है, या वहाँ पे जो भी सभा मुसलमानों का उन्होंने किया है, काफ़ी सारे भीड़ है। देखिए, बिहार का पॉलिटिक्स जैसा भी है, जब तक आप ग्राउंड पे कास्ट इक्वेशन नहीं बनाएंगे, अभी तक बिहार का पॉलिटिक्स नहीं लगता है कि आप जीत पाएंगे। प्रशांत किशोर जी ने जो भी सड़क पे काम किया है, घूमा है, जो भी उन्होंने मुद्दा उठाया है, वो चर्चा का विषय है, लेकिन वो मुद्दा से वोट मिल जाए प्रशांत किशोर जी को, ये देखने वाली बात है। प्रोफेसर सुधांशु कुमार, आपको लग रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी में तलखी बढ़ी है तो कांग्रेस के साथ प्रशांत किशोर जा सकते हैं? शॉर्ट आंसर। नहीं, अभी देखिए तलखी बढ़ी है, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस अलग हो जाएंगे इसकी कोई संभावना मुझे नहीं दिखाई देती। वो पॉलिटिकल अपने सीट बढ़ाने और अपनी अपनी जो ताकत बढ़ाने की लड़ाई है, ये दोनों अलग हो जाएंगे तो इनकी फिर संभावनाएं बिल्कुल धूमिल हो जाएगी। जो भी इनको 2025 में थोड़ा भी अगर संभावना दिख रही है सरकार बनाने की, तो अगर दोनों अलग होकर लड़ते, और अगर कांग्रेस और आरजेडी अलग नहीं हो रही है तो उस अलायंस का पार्ट होंगे प्रशांत किशोर, फिर ये भी मुझे नहीं। अगर अलग हो जाएगी कांग्रेस, रवि रंजन जी, आपको दिख रहा है प्रशांत किशोर अकेले लड़ेंगे चुनाव, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे? अभी फिलहाल तो यही लग रहा है कि प्रशांत किशोर को ये पहली बार विधानसभा चुनाव को फेस कर रहे हैं, और निश्चित रूप से प्रशांत किशोर खुद अकेले चुनाव लड़ेंगे, और आरजेडी कांग्रेस का कोई बिखराव या अलगाव नहीं होने जा रहा है। आरजेडी ये कांग्रेस आरजेडी के बिना जीवित ही नहीं रह पाती है बिहार में, तो रह पाएगी, इसलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब चिराग पासवान ने सुर भले ही अलग किए हों, लेकिन चिराग पासवान एनडीए से अलग होंगे ऐसा कोई मान नहीं रहा है।
चिराग पासवान प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे, इसकी संभावना फिलहाल कम दिखाई पड़ती है। लेकिन बीपीएससी री एग्जाम को लेकर के उनके अलग सुर निश्चित तौर पर राजनीति में सरगर्मी तो पैदा कर ही दी है। प्रोफेसर सुधांशु कुमार, रवि रंजन जी, डॉक्टर संजय कुमार और सुदीप प्रताप सिंह हमारे साथ बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।